अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड क्विनोलोन्स के बारे में। ये जो ड्रग है ये मोस्ट कॉमनली हम इनको ओरली लेते हैं और ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से होती है। इनका एब्जॉर्प्शन 80 से 80 to 90% होता है एब्जॉर्प्शन इसका, इन ड्रग्स का जो भी। और इसकी इन ड्रग्स की प्रिकॉशन है एक, ये ड्रग जो है हमें एंटासिड के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन जो हमारा चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज है, और एंटासिड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। और जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे एंड दे आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो इस रीज़न से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि पहले ये 80 to 90% एब्जॉर्ब होती थी, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा। और अगर कोई एंटासिड कोई लेता है या फिर कोई भी पेशेंट है तो उसके बीच में उसका 3 आवर का गैप होना चाहिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स का और एंटासिड का, इनकी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। और जब एक बार ये फ्लोरोक्विनोलोन जो है ये हमारे लीवर में एंटर हो गई तो उसके बाद ये सीधा एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन चली जाएगी। दे गो टू द एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। और व्हाट इज एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन? एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, और मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कैसे ये एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है और कैसे ये ड्रग इसमें एंटर होती है। तो अब हम बात करेंगे एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के बारे में। ये हमारा CNS, ये जनरल सर्कुलेशन, ये हमारा एक फिर ये नेफ्रॉन, ये किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, यहाँ से बॉडी टिश्यू, और ये हमारा लीवर है, और ये हमारा GIT स्टमक, और ये बिलियरी सिस्टम, ये हेपेटोसाइट है एक, और ये हमारी एक ड्रग है। इस ड्रग को हमने ओरली लिया है, यहाँ पे स्टमक में आई है, और स्टमक से जैसे कि हमारे लीवर में चली गई, यहाँ से हमने ये ड्रग ओरली ली थी, यहाँ पे स्टमक से हमारे लीवर में गई, और फिर लीवर में जैसे कि कोई ड्रग पास होती है लीवर में तो हम उसमें से सम ऑफ द ड्रग, कुछ ड्रग टेकन बाय द लीवर हिपेटोसाइट सेल्स, लीवर सेल्स, तो कुछ ड्रग को ये हिपेटोसाइट सेल लेती है। जैसे कि यहाँ से ये ड्रग आई थी हमारी, इस हिपेटोसाइट सेल ने इसको ले लिया यहाँ से। और फिर ये हमारा बिलियरी सिस्टम है, बाइल जो सिस्टम है, जैसे गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, और यहाँ पे बहुत सारी डक्ट होती है। तो ये हिपेटोसाइट्स है, ये जो ये ड्रग इसने लिया यहाँ पे हिपेटोसाइट सेल ने, ये इसको सिक्रीट कर देती है इनटू बाइलर सिस्टम। और फिर जैसे कि इसने सिक्रीट किया बाइलर सिस्टम में यहाँ से, ये फिर ये यहाँ से इस बाइलर सिस्टम में आ गई। उसके बाद ये ड्रग दोबारा से जाके GIT में चली जाएगी। यहाँ से ये ड्रग वापस यहाँ पे GIT में आ गई। ये कैसे है कि हमने ये ड्रग ओरली ली, स्टमक में आई, स्टमक से लीवर में गई, लीवर से फिर जो हिपेटोसाइट सेल थी लीवर की, इन्होंने इस ड्रग को ले लिया। जो कुछ एक ड्रग होती है, जैसे इसका कुछ कंटेंट ले लिया और बाकी वापस चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंटेंट लिया फिर उसको यहाँ पे इसने हिपेटोसाइट सेल ने बिलियरी सिस्टम में भेज दिया वापस। और ये जो बिलियरी सिस्टम था इससे ये यहाँ पे सीधा GIT में वापस आ गया है। और फिर ये GIT में वापस आई, उसके बाद ये फिर यहाँ से वापस GIT में आने के बाद यहाँ से फिर ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, ये वापस आ गई यहाँ पे। ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे अगेन एंड अगेन। फिर इसमें से इसका जो कुछ कंटेंट फिर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बचेगा बाकी फिर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, अगेन एंड अगेन साइकिल होती रहेगी यहाँ पे, वो ड्रग रीअब्जॉर्ब होती रहेगी। तो इसमें से कुछ ड्रग है जो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन को शो करती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ दी जो ड्रग है हमारी, वो जैसे ही यहाँ पे ये ड्रग ओरली हम लेंगे वो सीधा एंटर करेगी, सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन या फिर जनरल सर्कुलेशन में। उसके बाद ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वेरी एफिशिएंटली, और हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जाएगी। जैसे ये ड्रग एंटर हो गई हमारे जनरल सर्कुलेशन में, यहाँ से ये ड्रग एंटर हो गई, ये हमारा जनरल सर्कुलेशन है।
इसमें रीएब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पे ये एंटर हो गई और हमारे बॉडी जो टिश्यू है जो उनमें चली गई। जैसे यहाँ पे ये ड्रग जनरल सर्कुलेशन में आई, यहाँ से फिर ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारे बॉडी टिश्यू में। जैसे ये हमारे बॉडी टिश्यू में ये ड्रग आ गई, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जनरल सर्कुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ये जो कुछ ड्रग है जैसे कि बॉडी टिश्यू में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई, लेकिन इसमें से कुछ ड्रग जो है वो स्पेशली हमारी मैक्रोफेज सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, इनमें जाके एंटर होती है और ये हेल्प करती है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनको इरेडिकेट करती है, ये उनको इरेडिकेटिंग में हेल्प करती है। तो हमारे इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? लीजियोनेला, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारी ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये मैंने इसके नाम लिख दिए हैं, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, लीजियोनेला, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया। और अब कुछ ड्रग ऐसी भी हैं फ्लोरोक्विनोन्स में जो CNS में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें जाती है, एंटर हो जाती है और फिर वहाँ से CNS में। लेकिन जो फ्लोरोक्विनोन्स में मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ये हमारे पास एक ड्रग है ओफ्लोक्सासिन, तो वेरी एफिशिएंटली एंटर होती है ब्लड ब्रेन बैरियर से फिर CNS में, ओफ्लोक्सासिन। ये हमारी ड्रग है ओफ्लोक्सासिन और ये हमारा ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये इसको क्रॉस कर जाती है, यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस करके CNS में एंटर हो जाती है। और जब हमें फ्लोरोक्विनोलोन्स की तो रैपिड का जो कंसंट्रेशन है, जो इसकी रैपिड कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में हमें चाहिए, जो रैपिड कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए हम इसको इंजेक्शन फॉर्म में देंगे। पार एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे हम इसका, जिसमें हमारे पास लियोफ्लोक्सासिन और सिफ्लोफ्लोक्सासिन जो है वो अवेलेबल है इन दिस फॉर्म, इन दिस इंजेक्टेबल फॉर्म, सिफ्लोफ्लोक्सासिन एंड लियोफ्लोक्सासिन। और जैसे कि मैंने डायग्राम में बता दिया कि ये ड्रग जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी या फिर और इसको हम जनरल सर्कुलेशन बोलते हैं, तो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वेरी एफिशिएंटली और बॉडी फ्लूइड में जाएगी और मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स इन सेल में एंटर हो जाएगी और लीजियोनेला, माइकोप्लाज्मा इन इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट करने में हेल्प करेगी। और हमारी ओफ्लोक्सासिन जो है वो एफिशिएंटली एंटर हो जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर में। और अब हम बात करेंगे हाउ दी ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। इनमें जो मोस्ट ऑफ जो ड्रग है वो एलिमिनेट होती है थ्रू रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में कैसे एलिमिनेट होती है? रीनल सिस्टम के थ्रू, रीनल सिस्टम के थ्रू ये कैसे एलिमिनेट होती है? बाय फिल्ट्रेशन। ये हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। तो इसमें ड्रग कुछ फिल्टर हो गई और कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया इसका प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये एलिमिनेट होती है, हमारे नेफ्रॉन में आ जाती है ये, फिर PCT में आ गई यहाँ पे, जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू और एक्टिवेशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और फिर यहाँ से ये हमारे यूरिन में अपीयर होती है। और ये ड्रग मोस्टली
हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में ये जाके हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उनमें बहुत ही यूज़फुल होती है, क्योंकि हमारे यूरिन में अपीयर होती है और हाई कंसनट्रेशन में स्टोर हो जाती है यहाँ पे। और ये हाई कंसनट्रेशन जो है ये इस ड्रग को वेरी इफेक्टिव बना देता है टू फाइट अगेंस्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जो हमारा लियोफ्लोक्सासिन है, मोक्सीफ्लोक्सासिन है, उनकी लॉन्ग है इनकी मोक्सीफ्लोक्सासिन एंड लियोफ्लोक्सासिन दे हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। तो ये जो ड्रग है ये हमारी बॉडी से बाहर जाने में टाइम लगाती है। तो इन ड्रग का एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है, अगर हम इनको किसी पेशेंट को अगर हमें ये ड्रग देनी है तो उसका हमें एक डोज ही काफ़ी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहती है और इसका लॉन्ग हाफ लाइफ है। मैंने डायग्राम में पूरा बता दिया कि अचीव रैपिड कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए हमें इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन है, लियोफ्लोक्सासिन है। और ये ड्रग कैसे एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से, थ्रू फिल्ट्रेशन और थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही हमारी बॉडी से फिर बाहर आती है, यूरिन में अपीयर हो जाती है, उसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। और ये इस ड्रग को बहुत हेल्पफुल है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। लियोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन इनका लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो ये ड्रग हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहती है। इसकी एक एडवांटेज है, तो हमें पेशेंट को इसका एक डोज ही देंगे एक दिन में, वो काफ़ी रहेगा इसकी डोज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।